हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए मिराय एसेट शेर खान से सौमिल मेहता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। सौमिल जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। जरा निफ्टी पर नजर डालो, मैं आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले ऑन द शो दिखा दीजिएगा, यानी कि जिन स्टॉक्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑन द शो मतलब आज कौन कौन से स्टॉक्स जाएंगे अगले आधे घंटे में, बशर्ते आप लोग सब जुड़ चुके हो। कोशिश होगी इन स्टॉक्स पे आज चर्चा हो जाए। खैर, निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पे। दबाव है 1.25% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। हालांकि इस समय की हाईलाइट ये है कि हम 23,800 तक गिरे थे, तो 23,800 से कुछ हद तक रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 100 पॉइंट, पर अपने आप में वीक है। 250 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। अब उसमें शाह लीजिए वो ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल में अजीबोगरीब धमकी भरे ट्वीट्स कह लीजिए, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कंसर्न जस के तस बने हुए, कच्चा तेल का उबाल हो, 122, 130, $23 पे ब्रेंट के भाव हैं, या फिर उसके चलते रुपए की कमजोरी हो। रुपया 95 को अब कन्विंसिंगली तोड़ के और कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और आज तो आधे % के तकरीबन दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। तो ऊपर से वीकेंड सामने खड़ा है और आज एक्सपायरी का दिन है, तो कह लीजिए सब चीजों का कॉन्कॉक्शन है कि भारतीय बाजार इस तरह के पेन के साथ ट्रेड करते हुए। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड हैं, सिर्फ आईटी फ्लैट होगा इन ग्रीन नाम मात्र, बाकी सब पेन में। बैंक्स हो, मेटल्स हो, ऑटो हो, अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सौमिल ये बच गया, 23,800 एक इंपॉर्टेंट प्रिकेरियस लेवल था, उसको तो डिफेंड कर लिया, लेकिन मूड मॉल है कैसा? क्विकली निफ्टी पे आपका टेक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मार्केट में सी ओवरऑल अगर हम पूरी स्टार्टिंग से बात करें, 26,300 से जो फॉल आया 22,200 तक, ये पूरा एक पहला वेव था। और ये पहले वेव का जो बाउंस हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से 22,200 के आसपास जो 200 वीकली मूविंग एवरेज थी, वहां से सपोर्ट लेके फिर से एक हमने बाउंस देखा। इन द लास्ट 3 वीक्स जो हमने बाउंस देखा वो 61% रिट्रेसमेंट का बाउंस था, एंड 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,750 का है। तो ये जो एरिया है 24,600 और 24,750 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, बहुत ही क्रूशियल हर्डल है। अब ये जो पूरा रैली हमने देखी इन द लास्ट 3 वीक्स, ये मैं बाउंस की तरह लेके चल रहा हूँ, मैं एक रिवर्सल नहीं मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वेव ऑन द डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करूंगा सूनर और लेटर। अब यहाँ से इन द लास्ट एक हफ्ते में हमने वापस से एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू होते हुए देखा है, प्लस 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम आ चुके हैं। अब 10 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुके हैं। आज गैप के साथ नीचे ओपनिंग हुई। बहुत सारे सेक्टर्स नेगेटिव भी लग रहे हैं, जैसे आईटी है, पीएसयू बैंक्स है, तो बहुत सारे सेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑन द नेगेटिव साइड, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। रेंज बाउंड था अब तक व्यू, लेकिन आज का जो मूव है और जो गैप छोड़ा है, मुझे नेगेटिव लग रहा है, और मुझे लगता है नीचे में 23,500 तक अब मार्केट जा सकता है। इनफैक्ट जो गैप का एरिया है 23,178-9 के आसपास, वो सपोर्ट तक ये मार्केट जा सकता है। सो माय व्यू वुड बी नेगेटिव फ्रॉम हियर। रेजिस्टेंस वुड बी 24,350 एंड ऊपर में 24,620। भाई साहब, निगेटिव व्यू है सौमिल का, दबाव बढ़ सकता है, 23,500 तक जाने की अब गुंजाइश खुल गई है। और समीकरण ग्लोब के वाकई बिगड़े से हैं, सारे समीकरण खराब है। क्विकली सवाल जवाब के लिए आज अजमेर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, बुलंदशहर जाना है, दिल्ली जाना है। जो पैच हो चुके हैं डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सबसे पहले अजमेर जा रहा हूं पूनम राठौड़ जी के पास। पूनम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आपको। पहला सवाल पूनम मैम कौन सा? जी नमस्ते सर। सर एक्चुअली मेरा सवाल ये था, मैंने कुछ दिन पहले 809 की रेट पे एक एचडीएफसी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, जिसमें
809 की रेट पे वो खरीदे। उसके अलावा 500 के लगभग शेयर थे मेरे पास। तो और ये पूनम मैम ये खरीदे क्यों थे? 803 ट्रेडिंग वेडिंग करी थी या लंबी अवधि का सोच के रख ली है? सर ट्रेडिंग के लिए लिए थे कि 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बस। और आप चार्ट पढ़ते हो या ऐसे ही ले लिए थे? चार्ट ज्यादा समझ में नहीं आते सर, बेसिक अभी तो मैं बिगिनर ही हूँ एक तरह से। तो मतलब बट ऐसे ही ले लिए, अच्छा नाम है ले लेते हैं, कमा के दे देगा ऐसा? कहीं रिकमेंडेशन देखी थी कि बैंक अच्छा शेयर है, तो अच्छा बैंक है तो मतलब अरे बैंक तो अच्छा रिकवर है, करेगा आगे जाके। आजकल चलता नहीं है, बस ये दिक्कत है। पूनम जी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है 100 में, एचडीएफसी बैंक लग कैसा रहा है? मुझे 32 रुपए का तो ऑलरेडी नुकसान हो ही गया है। हाँ, नुकसान काफी चल बैंकिंग रहा है साइड सर। में गुड आफ्टरनून पूनम जी। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा शेयर लिया है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। हावेवर आपने जो भी रिकमेंडेशन पढ़ा होगा, प्रोबेबली लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा होगा, दैट्स हाउ आई सी इट। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले सबसे पहले। 755 पर एक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर उसके नीचे जाता है तो आप ट्रेडिंग पोजीशन डेफिनेटली काट लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि बहुत शार्प करेक्शंस हमने एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रेंज में रहेगा। 720 तक जाने की गुंजाइश है नीचे में, और ऊपर में 823 तक जा सकता है, या तो फिर उसके ऊपर 850 तक जा सकता है। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस समय शीतल जी, बैंक के लिए। और रेंज बाउंड रहेगा तो स्टॉप लॉस ट्रिक लगाइएगा। शीतल जी। मार्केट के हाल थोड़े से खराब है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ओह, चंडीगढ़ से निहारिका अग्रवाल जी जुड़ती हुई। निहारिका मैम, गुड आफ्टरनून। मैम सवाल पूछें। Good afternoon, sir. Hello, Somilji. See, I have been very bearish on the market since I started trading in October of last year. मुझे करीब 7-8 महीने हो गए और मैं घुसते साथ ही मार्केट को नीचे जाता हुआ ही देख रही हूँ। इनफैक्ट जब हमने 2-3 बार बीच में ऑल टाइम हाई बनाए, आई हैव शॉर्टेड ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ दोस अरे रैलीज। वाह। आज का मेरा सवाल जो है, अभी भी मैं काफी बेरिश हूँ बाय द वे। इनफैक्ट सुबह सुबह रोज मैं सीएनबीसी जब सुनती हूँ और आप लोग खुशी मना रहे होते हैं कि अब रैली ऊपर चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा शक जरूर होता है, बट आई स्टिल ट्यून इन एवरी डे टू लिसन टू द हेडविंड्स एंड द टेलविंड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। मेरे 2 सवाल हैं। मैंने एयू बैंक को शॉर्ट किया हुआ है फ्रॉम 1030 एंड मेरा स्टॉप लॉस 1043 का है, टारगेट 866 का है। So I just wanted to take your opinion on this. ये थोड़ा near to medium term का मेरा view है। And दूसरा सिल्वर पे, I also see silver going down to $39 per ounce in the near term. पहले एयू की बात कर ली जाए। हाँ सोमिल, जी। शॉर्ट करा हुआ है, एयू के नतीजे तो स्ट्रांग ही रहे हैं। बैंक्स को लेकर थोड़े कंसर्न। ये सही ट्रेड लिया है क्या मैम ने? 10 लॉट है मेरे पास। See, the first thing is that कि आपने जो व्यू बनाया है मार्केट का वो तो नेगेटिव, सही है। दैट इज गुड। वो सही है, वो मुझे भी ऐसा ही लगता है एंड आई एम विथ यू। लेकिन आपने गलत 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 स्टॉक चुन लिया है। सी द स्मॉलर बैंक्स, द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर रियली वेरी गुड। आप एयू बैंक देखिए, फेडरल बैंक देखिए, आरबीएल बैंक देखिए, दे ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड। इनफैक्ट अभी बंधन बैंक भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। बंधन बैंक ने भी अच्छा खासा मूव करना शुरू किया है। सो प्राइवेट बैंक्स, स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स आर रियली डूइंग गुड। तो आप स्टॉक्स ऐसे चुने जो वीक, ऑलरेडी वीक है। जैसे आईटी स्टॉक्स है, वो ऑलरेडी वीक है, जैसे ही बाउंस करे वहां पर आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकती है आपका बेरिश व्यू के साथ। एक ऐसे सेक्टर ढूंढिए जो ऑलरेडी वीक है। एयू बैंक में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे में डिप आता भी है तो नीचे में 980 तक जा सकता है मैक्सिमम नीचे में, और ऊपर में मेरे व्यूज फॉर मीडियम टर्म आउटलुक 1200 के ऊपर के हैं। तो माय व्यू इज रियली वेरी पॉजिटिव फॉर एयू बैंक, इनफैक्ट फेडरल बैंक एज वेल। तो यस, ट्राई टू गेट द राइट सेक्टर टू गोइंग शॉर्ट। परफेक्ट है। मैं क्विकली दिल्ली जा रहा हूं, नहीं बुलंदशहर जा रहा हूं, मोनिका जी के पास। मोनिका जी हाय। मोनिका हेलो जी सर। वेलकम बैक। सवाल कौन सा है पहला मैम? सर आई हैव LNT at the rate of 3400. एलएनटी एट 4400, 3400. Yes, 3400, और ये Yes, लॉन्ग टर्म के yes. लिए लिया हुआ है? यस सर। सोमिल सही लिया है क्या? भाव सही है, स्टॉक सही है क्या?
एब्सोल्युटली, स्टॉक भी सही है, भाव भी सही है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे लिया है। जो बॉटम बना था अभी लास्ट, दैट वाज अराउंड 3300, आपने 3400 पे लिया है, तो परफेक्ट भाव पे लिया है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा स्टॉक भी है। मुझे लगता है कि ये है ना, वन ऑफ द स्टॉक्स ऐसा है कि सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बी इन। मेरे व्यूज ऊपर में बहुत बुलिश है। मुझे लगता है इन द लॉन्ग टर्म ये 5000 तक भी जा सकता है, तो होल्ड ऑन टू इट। यू आर इन अ गुड स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रहिएगा, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना कीजिए। परफेक्ट। सौमिल, वैसे सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा है, कोई प्लान्स वगैरह जाने के कहीं? लॉन्ग वीकेंड में सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर लूं, दैट इज बेटर। हाँ, हाँ। मूवी वूवी देखने चले जाएंगे शायद फैमिली के साथ। ये प्लान अच्छा है, क्योंकि अपडेट आ रहा है मुंबई एयरपोर्ट पर आज स्पाइस जेट की कई फ्लाइट्स लेट और कैंसिल हो रही हैं। उससे काफ़ी परेशानी हो रही है सब यात्रियों को। कई उड़ानें घंटों देरी से उड़ी हैं, तो कुछ आखिरी वक्त पर कैंसिल हो गई हैं। ये हो क्यों रहा है, क्या है पूरा मामला? एविएशन जो बहुत पैनी नजर रखते हैं इस पूरे स्पेस पे, रोहन सिंह वो जुड़ गए हैं। रोहन, हाय, गुड आफ्टरनून। ये क्या हो गया स्पाइस जेट के साथ एकाएक? जी गुड आफ्टरनून। और बहुत ही कैओटिक सिचुएशन इस वक्त अगर आप देखें मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हो गई है, जबकि कल रात से ही जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही थी जिसका असर देखने को मिला वो है एक के बाद एक कई सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई, कई सारे डिलेज हुई। जो शुरुआत हुई वो मुंबई दिल्ली की इनकी फ्लाइट थी SG 631, उसमें पहले उन्होंने 4 घंटे देरी की, उसके बाद फिर लोगों को बोर्ड करवा दिया, उसके बाद बोर्ड करवाने के बाद बोला कि नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, CISF तक को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अहमदाबाद, बेंगलुरु, गोरखपुर कई सारी फ्लाइट जो है इफेक्टेड हुई हैं, बल्कि बेंगलुरु की फ्लाइट तो 9 घंटे देरी से ऑपरेट हुई, आज सुबह ये ऑपरेट हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद की एक फ्लाइट है वो 3 घंटे से ज्यादा देरी से हुई है, और ये इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो लगातार स्पाइस जेट की फ्लाइट्स पर हुए जा रहा है। कई जो यात्री हैं उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर भी निकाला है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें बोर्डिंग पास थमा दिया गया, उसके बाद कहा गया कि भाई फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और साथ ही स्पाइस जेट ने जो इस बीच अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा इनकी 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एक मुंबई गोरखपुर, मुंबई दिल्ली और मुंबई बेंगलुरु, इन 3 को कैंसिलेशन की बात कही है, और 2 फ्लाइट्स उन्होंने कहा है जो डिले से चल रही है। उन्होंने 3 कारण बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि विमान की जो ग्राउंडिंग है वो एक इम्पैक्ट था, बागडोगरा में मौसम खराब था वो इम्पैक्ट था, FTTL के जो नियम है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो ये कुछ कारण बनाए हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है। हम आपको बता दें कल जो DGCA ने अपना रिपोर्ट डाली थी उसमें स्पाइस जेट का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 43% है, यानी उनकी सिर्फ 43% फ्लाइट्स अभी पूरे देश में जो है वो टाइम से चल रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है, और DGCA ने भी अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दिक्कतें चली रही थी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस मिनिस्क्यूल सा था, आधे से भी कम फ्लाइट ऑन टाइम उड़ पा रही थी, और आज वो मिलू के इश्यूज बढ़ गए और इस तरह की दिक्कतें सामने आई। रोहन, बढ़िया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सौमिल बच गए हैं, क्योंकि सौमिल सिर्फ सोच रहे हैं PVR जाऊंगा और कोई मूवी निपटाऊंगा। सौमिल, वैसे धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए दिल्ली जाएंगे। ये स्टोरी है हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज रिलेटेड, उस पर ब्रेक के उस पार चर्चा। आइए भाई, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच होने वाले अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर अब सरकार सख्त हो रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो IRDAI है वो कंपनियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा ये, क्या मायने इसके, सारी डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी अब जुड़ते हुए। आलोक, बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार और IRDA इस बात को लेकर बेहद सख्त हो गया है कि जो कंपनियों और इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स के बीच में जो अनरेगुलेटेड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके पीछे क्या वजह है। और ये IRDA ने ये भी फाइंड आउट कर लिया है, जीरो इन कर लिया है कि जो क्लेम रिजेक्शन होता है हेल्थ पॉलिसीज का, उसमें जो बढ़ोतरी काफ़ी देखी गई है पिछले साल 41% के, आखिर उसकी एक बड़ी वजह क्या है। तो जो निकल कर सामने आया उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जो बीमा कंपनियां और ग्राहकों के बीच में जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कॉन्डक्ट होते हैं, आइडेंटिटी होती है, वो और हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों में एक तरह से बहुत बड़ा फर्क होता है। लिहाजा
कोई भी जब पॉलिसी होल्डर्स अपना जब क्लेम करता है तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से, हॉस्पिटल्स के कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मैच करता, लिहाजा वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। लिहाजा अब IRDA एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की तैयारी कर रही है, उस पर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है कि हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो, एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके रूल्स रेगुलेशन डिफाइंड हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स है उसका क्लेम रिजेक्शन आसानी से मिल सके। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी इसके जरिए तैयार होगा और पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बने, तब जाकर ये जो क्लेम रिजेक्शन है उसमें कमी लाई जा सकेगी। तो सरकार जल्द ही इस कोड ऑफ कंडक्ट को और IRDA के साथ मिलकर लाने की तैयारी कर रही है। इंटरेस्टिंग। चलिए, आलोक के न्यूज़ पे हैं ही, जब भी कोई अपडेट्स आएंगे बट ऑब्वियसली सबसे पहले आलोक आप तक पहुंचाएंगे। आलोक, थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात होनी है हमारी 1:30 बजे, 1:27 पे। न्यू ईयर कंपनी में आज बहुत दिनों बाद एक IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, ऑन EMI। इसी कंपनी के चेयरमैन और CEO हमारे साथ होंगे न्यू ईयर कंपनी में इस स्टूडियो में। नमस्कार।